अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। और आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल से पहले हमें सबसे पहले ये चीज़ बताना चाहिए कि पीएच क्या है। पीएच स्केल की तो बाद में बात करेंगे, पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पीएच क्या है। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो वो हम कुछ इस तरह से कहते हैं, द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज़ नोन एज पीएच। यानी हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन का जब नेगेटिव लोगारिथम लेते हैं तो उसको हम इसकी पीएच कहते हैं। आगे हम चलते हैं, ये डेफिनेशन आपको प्रॉपर से समझ आएगी कैसे। अब कह रहे हैं जो पीएच है इसकी बेस क्या है। बेसिकली इसकी बेस है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन वाटर के अंदर। आप सबको भी पता है कि जो वाटर है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। हमारे पास सब्सटेंसेस जो एक्वा सॉल्यूशन में या मेल्ट होने के बाद अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जो नहीं गुजरने देते वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट की भी हम डिवीजन करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में और वीक इलेक्ट्रोलाइट में। तो जो वाटर है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और जो बहुत कम आयोनाइज हो उनको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो जो वाटर है ये इलेक्ट्रोलाइट है बट वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये बहुत कम अपने आयंस में टूटता है और जो आयंस ये बनाता है खुद ब खुद बनते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, ऑटो आयोनाइजेशन। ऑटो आयोनाइजेशन का नाम देते हैं जब वाटर खुद ही अपने आयंस में टूटता है, आयोनाइज होता है बट वेरी लो अमाउंट, बहुत कम मिकदार में ये काम होता है। वैसे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन। ये देखें हमारे पास वाटर है, वाटर किस में ब्रेक डाउन होगा, इसका हाइड्रोजन आयन में और दूसरा हाइड्रोक्सिल आयन में। जब एक वाटर मालिक्यूल या ब्रेक डाउन होगा या आयोनाइजेशन होगी तो एक हाइड्रोजन आयन बनेगा और एक ही हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा। अब ये आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन, उसमें फिर इसके लिए हम क्या लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कांस्टेंट हम लिखते हैं Kc। तो आपको याद होगा कैसे लिखते हैं, हम लेते हैं मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और फिर उसको डिवाइड कर देते हैं मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितनी भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं उनका हम मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेते हैं उसको लिखते हैं, और फिर हमारे पास जो रिएक्टेंट होता है उसको हम डिनोमिनेटर में लेते हैं, प्रोडक्ट को न्यूमरेटर में और रिएक्टेंट को डिनोमिनेटर में। तो ये देखें हम ऊपर इन दोनों की मोलर कंसंट्रेशन लिखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे वाटर के साथ। अब ये देखें ये वाली साइड इधर है, इसको हम दो तरह से बातें कह सकते हैं कि वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो तकरीबन इसमें कांस्टेंट रहती है, एक जैसी रहती है, इसलिए हम इसको दूसरे कांस्टेंट के साथ ले आते हैं। अगर इसको हम इस साइड से नहीं भी देखते, मैथमेटिकली भी देखते हैं, तो हमें पता है जो चीज़ इक्वेशन की एक साइड पे डिवाइड हो रही हो वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके हमेशा मल्टीप्लाई होती है। ये रूल हमने मैथ में पढ़ा है। तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, ये वाटर इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इसके मोलर कंसंट्रेशन को जाके हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये भी कांस्टेंट है और ये भी, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। क्या कहते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। ज़रा ये इसके नाम भी बड़ी आसानी से आपको समझ आएगा। ये देखें ये हमारे पास क्या है, आयंस हैं, दो आयंस है ना, तो फिर क्या हुआ, आयनिक प्रोडक्ट। यानी आयंस का ये क्या है, प्रोडक्ट है, मजमुआ है किसका, वाटर का डिसोसिएशन हुआ तो उससे हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ है, तो फिर इसको नाम देंगे आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। यानी आयंस को जमा करने से जो हमें प्रोडक्ट मिला है वाटर का उसको हम क्या कहेंगे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट ऑफ वाटर, और इसको हम शो करेंगे KW के साथ। तो अब इन दोनों की जगह पर हम क्या लिख देंगे, KW। और बच्चे इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है, इसकी वैल्यू है 1 × 10⁻⁻⁴ एट 25 डिग्री सेल्सियस। यानी रूम टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू क्या है, 1 × 10⁻⁻⁴।
अब ये आपकी क्लास में उन्होंने जस्ट ये आपको वैल्यू दे दी है, आपने इसको अखज़ नहीं करना, ये नहीं करना कि ये कहाँ से आई है। आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाके इसकी डिटेल है, अभी नहीं है, तो इसलिए आपने जस्ट इसकी वैल्यू को याद रखना है कि आपको पता होना चाहिए जो आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है वाटर का, उसकी वैल्यू क्या होती है 1 × 10⁻⁻⁻⁴। अब ये जो आ रहा है 1 × 10⁻⁻⁴, ये आपको सारा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जस्ट क्या लिखेंगे 10⁻⁻14 तो इनफ है। 1 का आपको पता है किसी भी चीज़ को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर वही आता है जो दूसरी वैल्यू होती है, तो 1 को हम नहीं भी लिखेंगे तो इससे ज़्यादा इशू नहीं होगा। तो आप जस्ट ये भी कह सकते हैं कि जो आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर है उसकी वैल्यू क्या है 10⁻⁻14, बट टेम्परेचर उन्होंने बताया कि ये रूम टेम्परेचर पर है, ये वैल्यू चेंज हो सकती है, रूम टेम्परेचर पर ये इतनी ही होगी। तो ये बच्चे आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखना है, ये आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू है। अब आपको पता है कि जब भी वाटर की डिसोसिएशन होगी तो एक हाइड्रोजन आयन बनेगा और एक ही हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा, यानी अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। जो मोलर कंसनट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की वो हमेशा इक्वल होगी हाइड्रोक्सिल आयन की, और ये दोनों किसके इक्वल है 1 × 10⁻⁻14 कह लें या 10⁻⁻14 के। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो क्या है इसका कुछ इस तरह से हम देख। अच्छा जी, इस तरह जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही हमारे पास जब वाटर का मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है तो एक हाइड्रोजन आयन बनता है और एक ही हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। तो वैसे जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या आ रही है, वो यही है ना इक्वेशन, ये देखें ज़रा, हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसनट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन की मोलर कंसनट्रेशन किसके इक्वल आ रही है 10⁻⁻14 के। तो हमें पता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों की जो कंसनट्रेशन है वो क्या है सेम है, तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसनट्रेशन इज इक्वल टू हाइड्रोक्सिल आयन। तो फिर ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर ये हमारे पास 1 है, क्या इसमें जहाँ हाइड्रोक्सिल आयन है उसकी जगह पे हम हाइड्रोजन आयन नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमने कहा कि जो हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन है वो बराबर है हाइड्रोक्सिल आयन की, तो यहाँ हम यही रहने देंगे हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोक्सिल आयन की जगह हम दोबारा से हाइड्रोजन आयन लिख देंगे। और अब ये देखेंगे ये भी हाइड्रोजन आयन है मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन आयन, तो हम इनको इकट्ठा लिख लेंगे मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻14। अब मैं ये क्या हम बार बार ये नहीं लिखेंगे 1 × 10⁻⁻14, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 से कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। अच्छा जी, अब हम इसका क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे तो 10⁻⁻14 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते -7 का स्क्वायर, 7 × 2 = 14, तो ये एक ही बात है, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। अब देखें 2 से ये से कट जाएगा, इधर से भी कट जाएगा, और हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी H पॉजिटिव मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻7 एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखिए हमारे पास आ गई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻7। अब ये हमारे पास जो है, जो स्टार्ट में हमने बात की थी कि पीएच का क्या मतलब है, पीएच का मतलब है नेगेटिव लोगार्थम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब यहाँ पर बच्चे जो वैल्यू है इसको देखें ज़रा, एक तो ये माइनस में है और एक जो पावर है, ये दोनों चीज़ें हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि माइनस जो है वो बहुत छोटा आंसर दे रहा है, बहुत कम वैल्यू है, तो एक तो हमने इसका माइनस ख़त्म करना है, दूसरा पावर भी। तो मैथ में आपने रूल पढ़ा है, जब भी हम किसी चीज़ का लॉग लेते हैं तो लॉग लेने के बाद जो पावर होती है वो कम्स फर्स्ट, इन लोगार्थम पावर कम्स बिफोर आर फर्स्ट, तो पावर स्टार्ट में आ गई। अब दोनों साइडों पे हम लॉग ले लेंगे, लोगार्थम लेंगे, तो देखें ज़रा log 10⁻⁻7। अब ज़रा गौर से देखें, ये लॉग लिया हमने, पावर है तो ये पहले आ जाएगी, नेगेटिव लॉग लेंगे, एक और नेगेटिव लोगार्थम लेंगे। अब देखें ज़रा, ये नेगेटिव इधर रहेगा और जो -7 है वो पहले आ जाएगा लॉग से, log 10। अब बच्चे आप कैलकुलेटर पे करें, आपको लोगार्थम 10 की वैल्यू लेंगे तो ये हमेशा 1 आएगी, इसकी जगह हमने 1 पुट कर दिया और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
और जब हमने मल्टीप्लाई किया 7 और 1 को तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 7। और इक्वेशन की एक साइड पर, इस साइड पर क्या है माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो अब देखें ज़रा ये क्या, ये डेफिनेशन पूरी हो रही है। pH इज़ अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो अब हम इस नेगेटिव लॉगरिथम की जगह क्या लिख देंगे P और हाइड्रोजन आयन की जगह H। और दूसरी साइड पर हमारे पास क्या आंसर आ गया 7। और हम ये भी लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू माइनस लॉग, ये जो ऊपर ये वाली वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये बच्चे आप लोगों ने याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो हमारे पास pH है इसका आंसर 7 आ रहा है एट 25 डिग्री सेल्सियस। और pH क्या है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या अब आपको ये डेफिनेशन समझ आ रही है जो स्टार्ट में गई थी कि pH इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड इट इज़ नोन एज इट इज़ इक्वल टू 7। ये बच्चे हमने वैल्यू निकाली है pH की। अब pOH की बिल्कुल सेम वैल्यू निकलेगी। अब मैं आपको फिर स्टार्ट में लेके जाती हूँ जहाँ हमने ये बात की थी क्वेश्चन नंबर 1। देखें मैं दोबारा से ये सारा लिखूँगी नहीं, वहीं से आपको बताऊँगी। देखिए ज़रा, हमने यहाँ पर बात की थी कि हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन की मोलर कंसंट्रेशन इक्वल है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14 या जस्ट हम कहें 10⁻⁻14। उसके बाद हमने कहा जब वाटर का एक मालिक्यूल की डिसोसिएशन होती है तो एक हाइड्रोक्सिल आयन बनता है, एक ही हाइड्रोजन आयन बनता है। तो फिर ये दोनों जो हम इक्वल रख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू हाइड्रोक्सिल आयन, इनकी मोलर कंसंट्रेशन। तो फिर हम हाइड्रोजन आयन की जगह हाइड्रोक्सिल आयन लिख सकते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन की जगह हाइड्रोजन आयन लिख सकते हैं। तो तब हमने pH की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए हमने हाइड्रोक्सिल आयन की जगह भी हाइड्रोजन आयन लिख लिया था। अब हम सिर्फ यहाँ पर ये चेंज करेंगे कि हम दोनों, जहाँ हमने जैसे पहले हाइड्रोजन आयन लिखा था अब हम हाइड्रोक्सिल आयन लिखेंगे। नेगेटिव लॉगरिथम नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन है ये। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा 10⁻⁻14। बाकी बिल्कुल हमने सेम करना है जैसे हमने पहले किया है। यहाँ आप हाइड्रोक्सिल आयन कंसीडर करें, उसका स्क्वायर है 14। इस तरह से हम इनका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेने से ये कट जाएगा और यहाँ H की जगह OH लिखेंगे -7 10 आगे नेगेटिव लॉगरिथम लेंगे। तो उसी तरह सेम प्रोसीजर होता जाएगा और एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे pH आया था तो यहाँ आएगा POH इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है हमारे पास। और फिर इन दोनों को जब हमने प्लस किया pH प्लस POH तो क्या होगा 7 + 7 इज इक्वल टू 14। तो pH और POH का जो कम्बिनेशन है वो हमेशा 14 यानी 14 के इक्वल होता है। तो यही हमारे पास ये था pH और POH का मजमूआ। इस तरह से बच्चे हम अपने pH की वैल्यू भी निकाली, हमने POH की वैल्यू भी निकाली और उन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास 14 आया। अब हम चलते हैं दोबारा स्टार्ट में जहाँ मैंने आपको कहा था pH स्केल। हमारा टॉपिक बेसिकली क्या है pH स्केल। तो अब मैं आपको बताऊंगी pH स्केल की डेफिनेशन। pH की चूँकि आपको समझ आ गई है क्या है, pH इज़ अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन के जो मोलर कंसंट्रेशन का जब नेगेटिव लॉगरिथम लेते हैं उसको pH कहते हैं। pH स्केल क्या है? pH स्केल बेसिकली हमारे पास एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसकी मदद से हम किसी भी सॉल्यूशन की pH को फाइंड करते हैं। pH scale is a logarithmic scale with the help of which we can find out or determine the pH of any solution। यानी हमारे पास वो स्केल, वो पैमाना जिसकी मदद से हम किसी भी सॉल्यूशन की pH को फाइंड कर सकते हैं उसको pH स्केल कहते हैं। तो अभी हमने जो वैल्यूज़ निकाली pH और POH की, pH भी 7 है, POH की भी 7 और दोनों का कम्बिनेशन 14 आया। तो बच्चे यही जो हमारे पास सम मैंने pH और PH का ये हमेशा 14 होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर। और जो pH की वैल्यू है ये इसी के बिटवीन होती है। कोई भी सॉल्यूशन है उसकी pH की वैल्यू 0 से लेकर 14 तक ही हमेशा होगी।
यानी कोई सोल्यूशन है उसके pH 1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन 14 तक हो सकती है। और फिर जब हम pH स्केल को इस्तेमाल करते हुए किसी भी सोल्यूशन की pH निकालते हैं, फिर हम वहाँ से बताते हैं कि ये सोल्यूशन क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, वीक एसिड है, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, या एक न्यूट्रल सोल्यूशन है। तो ये बच्चे इसकी मदद से देखें। अब ये देखें ज़रा, ये आपको pH और pH स्केल बताया गया है। अगर किसी की pH क्या है, 0 है, 1 है, 2 भी है, तो वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद थोड़े से वीक एसिड आते हैं 3, 4, 5, 6 तक। और ऐसा सोल्यूशन जिसकी pH या pOH 7 आए, बच्चे याद रखना है, वो सोल्यूशन होगा न्यूट्रल। ना तो वो एसिडिक होगा ना ही बेसिक। और इसकी एग्जांपल क्या है, वाटर जो हम पीते हैं, उसकी pH हमेशा क्या होती है, 7। ना वो एसिडिक है ना ही बेसिक है, बल्कि क्या होता है, न्यूट्रल। और उसकी pH कितनी होती है, 7। जो भी न्यूट्रल सोल्यूशन है उसकी pH हमेशा 7 होगी। अगर किसी सोल्यूशन की pH 7 से ज़्यादा है तो वो होगा बेसिक। अब वो स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, वो डिपेंड करता है कितनी है। 14 के जितनी करीब होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और 0 के जितने करीब वैल्यू होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इस तरह से हम इस स्केल की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सोल्यूशन की pH, और pH फाइंड करने के बाद हम ये पता लगा सकते हैं कि ये एसिड है, बेस है, या न्यूट्रल सोल्यूशन है। तो कितना वो एसिडिक है, कितना बेसिक है, वो भी मैंने आपको बताया कि जितनी उसकी pH ज़्यादा होगी उतना वो बेस की तरफ जाता जाएगा, और जितनी कम होगी उतना वो एसिड की तरफ आता जाएगा। जी, अभी हमने एक और बात की कि ये जो pH स्केल है ये लोगारिथमिक स्केल है। मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया ना कि pH स्केल इज़ अ लोगारिथमिक स्केल विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द pH ऑफ अ सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसकी pH 1 है, आपने हमेशा याद रखना है, उसमें जो हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन है वो 10 टाइम्स ज़्यादा होगी ऐसे सोल्यूशन की जिसकी pH 2 है, और 100 टाइम्स ज़्यादा होगी उससे जिसकी pH 3 है, एंड सो ऑन। इसी तरह आपने एक ज़ीरो बढ़ाते जाना, 1000 टाइम, 4 से 1,00,000 टाइम, 10,000 टाइम, 5 से इस तरह से बढ़ती जाएगी। और जो किसी भी लो pH वैल्यू है इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड, जबकि हाई pH वैल्यू का मतलब बेस। ये बातें मैंने आपको पहले भी बता दी हैं। अब ये इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले हैं, ये वही बातें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, लेकिन इन्होंने पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज़ ऑलवेज 7, ये मैंने आपको बता दिया है कि जिनकी pH 7 होगी वो न्यूट्रल सोल्यूशन कहलाते हैं। एसिडिक सोल्यूशन की pH हमेशा 7 से कम होगी, बेसिक सोल्यूशन की pH हमेशा 7 से ज़्यादा होगी। और pH और pOH की जो रेंज है, अभी हमने किया ना, pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14, यानी ये बिटवीन 0 से लेकर ये 14 तक ही इनकी मैक्सिमम वैल्यू आ जा सकती है। तो ये कुछ पॉइंट हैं। अब ये जो pH है इसका क्या यूज़ है, ये देखें। तो ये सबसे पहला तो वही है कि हम एसिडिक और बेसिक नेचर सोल्यूशन की फाइंड कर सकते हैं pH की मदद से। अगर किसी सोल्यूशन की pH 1 है तो हमें pH देखते ही पता चल जाएगा ये तो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर किसी की pH 7 है तो हम कहेंगे ये तो न्यूट्रल है, ना एसिड है ना बेस। तो फिर हम इसकी एसिडिक बेसिक नेचर बता सकते हैं। इसको हम मेडिसिन वगैरह बनाने में भी यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन एसेसिफार्स, और बहुत सारे रिएक्शंस में इसके जो सोल्यूशन है वो यूज़ किए जाते हैं। तो ये बच्चे आपको शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आ सकता है, व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ pH। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। फिर ये जो कंक्लूजन आपको पता होना चाहिए कि pH की बेस पे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो सोल्यूशन एसिड है, बेस है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने डिटेल से देख लेनी है। तो ये बच्चे आज का टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इंडिकेटर्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।